नमस्कार। अब तक हमने जो कुछ सीखा या जो कुछ हमने देखा, उसके अंदर हमने ये देखा कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल के एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, उसके सिंटैक्सेस को कैसे लिखते हैं। फिर हमने देखा कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होते हैं, सीएसएस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं हम स्टाइल शीट्स का, सीएसएस क्या होता है यानी कैस्केडिंग स्टाइल क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सी शार्प का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सी शार्प को हम यूज़ कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा या हमने जो कुछ भी अभी तक समझा, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत आने वाली चीज़ों को हमने देखा या समझा, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को बना सकें। जितना एचटीएमएल हमने सीखा या जितना सीएसएस हमने सीखा और जितना सी शार्प हमने सीखा, वो काफ़ी है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आज हम सीखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें डेटाबेस क्यों चाहिए। अब जैसे कि आप समझते हैं कि एक वेबसाइट होता है और एक वेब एप्लीकेशन या वेब ऐप होता है। हम वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप स्टैटिक नहीं होगा, डायनेमिक होगा, यानी जिसे आप कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकें। तो अब आप समझते होंगे कि अगर चेंज करना है तो उसे कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा। जैसे हमने आइटम मास्टर बनाया था तो आइटम मास्टर कहीं ना कहीं तो सेव हुआ होगा, या स्टॉक के ट्रांजैक्शन किए थे तो वो ट्रांजैक्शन भी कहीं ना कहीं सेव हुआ होगा, और सेव होने के बाद उसको हमने कहीं से रिट्राइव भी किया होगा। तो हमें सेविंग का सिस्टम भी चाहिए और रिट्राइवल का सिस्टम भी चाहिए जहां से हम डेटा उठा के ला सकें। अगर हम डेटाबेस के बारे में समझें थोड़ा सा, तो हम देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। अगर आप गूगल में डेटाबेस के बारे में ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो कुछ ऐसा लिखा आता है। इसको हम समझते हैं क्या चीज है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन तो है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो किसी मीनिंग के काम आता है, कोई मतलब का होता है, जिससे हमें कोई फायदा होता है। अगर हम अनरिलेटेड डेटा रखेंगे जो इंफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा, मान लीजिए किसी आदमी का नाम रख लिया और उसके साथ हमने रख लिया कोई ऐसी चीज जो इससे रिलेटेड ना हो, जैसे आज के टेम्परेचर के बारे में लिख लिया, या फिर हिंदुस्तान में आज बारिश आएगी या नहीं आएगी वो नोट कर लिया। तो उस आदमी का उस इंडिया से अगर कोई रिलेशन है भी, तो वो बड़ा दूर का रिलेशन है, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। हाँ, अगर उस आदमी का हम एज या उसके रहने की जगह के बारे में लिखें या मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल आईडी लिखें, तो कुछ इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, वरना वो इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अनरिलेटेड है, वो इनका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ही डेटा या स्टोर करते हैं हम इनको इलेक्ट्रॉनिकली, किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली। ऐसे नहीं कि हमने कागजों का हिसाब किताब मंच बना के फाइलें बना के रख लिया, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से डेटाबेस नहीं बोलेंगे। हम डेटाबेस बोलेंगे जब वो किसी जगह इलेक्ट्रॉनिकली सेव होता हो किसी कंप्यूटर सिस्टम में। डेटाबेस यूजुअली कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि कोई एक ऐसा सिस्टम होता है, कोई एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि इस डेटा को संभालेगा, तो उसे हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब कब आउट डाउनलोड होगा, किसको डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, या कैसे अपलोड होगा या कब अपलोड होगा। यानी कि मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हो। हम इसको सिस्टमैटिकली सजा सकते हो। इनको हम बोलते हैं डेटाबेस। तो पहली चीज तो थोड़ी समझ में आती है हमें डेटाबेस क्या होता है। अब हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए किस तरह का डेटाबेस चाहिए, उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक एक्सेल शीट को देखते हैं जिससे हमें कुछ समझ में आएगा। मान लीजिए ये मेरा एक ये मेरे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो हम
इन्वेंट्री के अंदर आइटम मास्टर बनाना चाह रहे थे, उसको मैंने एक्सेल में लिखा है। अब एक्सेल में उस आइटम का जो हेडर है या फिर उस कॉलम का नाम है, उसको हमने रखा आइटम कोड। इसके नीचे जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं सब आइटम कोड्स हैं, और इसके अलावा जो इसके नीचे नजर आ रही हैं उनके नाम हैं आइटमों के, और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो एक लिस्ट लगती है, जैसे लिस्ट है कोई जो कि किसी एक्सेल शीट में लिखा है, बिल्कुल ठीक है, ये लिस्ट है। अगर इस लिस्ट को मैं किसी डेटाबेस में डालूं तो मेरा वो डेटाबेस का टेबल बनेगा। इसको हम बोलेंगे टेबल, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में है इसलिए हम इसको बोलते हैं टेबल। तो जैसे कि एक तो हो गया इसके ऊपर, ऐसे ही डिपार्टमेंट के लिए भी होगा एक टेबल, उसमें डिपार्टमेंट का कोड लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा। और जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, स्टॉक की एंट्रियां करेंगे, तो उसके लिए भी एक हमारे पास टेबल होगा। उस टेबल के अंदर एक कॉलम होगा जिसका नाम होगा डेट, जिसमें हम ट्रांजैक्शन का डेट लिखेंगे। एक होगा आइटम कोड, एक होगा आइटम नेम, और इसके अलावा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं कि उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, रिसीव हुआ कि इशू हुआ, और अगर इशू हुआ तो किस डिपार्टमेंट को हुआ और किस यूजर नेम को हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ हम लिखते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट को हुआ और किसके नाम पे हुआ, तो अगर देखें तो ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, यानी कि एक हमारे पास स्टॉक को रखने की टेबल है। अब अगर हमें जो रिपोर्ट चाहिए था, आपको ध्यान होगा हमें कुछ ऐसे चाहिए था रिपोर्ट, जिसमें कि इस आइटम का हमने टोटल कितना रिसीव किया है, कितना, क्या तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, और कितना टोटल रिसीव किया, और कितना टोटल इशूड किया हमने, और बैलेंस क्या है। तो हमें ये समरी भी चाहिए होगा। तो दरअसल में हम इनको तो बोलेंगे टेबल, जिनके अंदर हम डेटा रखेंगे, और समरी जो होगा वो दरअसल में टेबल ना होके व्यू होंगे। व्यू क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, जो कि कुछ टेबलों से मिलके बनता है या किसी एक टेबल का हिस्सा भी हो सकता है। तो अभी तक तो हमें समझ में आया कि मास्टर एक टेबल हो सकता है या दो टेबल होंगे हमारे पास, एक आइटम मास्टर, एक डिपार्टमेंट मास्टर, और ट्रांजैक्शन एक टेबल तो होगा। अब हम देखते हैं हम बनाना क्या चाहते हैं। हम एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम कॉलम का नाम रखेंगे आईडी और डिपार्टमेंट का नाम। जैसे कि अभी हमने आइटम मास्टर में देखा, हमने एक आईडी रखा है, आइटम का नाम रखा है, और एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखा है। हमने यहाँ आइटम कोड बोला है आईडी को, और यहाँ पर हमने आइटम का नाम रखा है और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखा है। अब इन सबको बनाने के लिए हमें कुछ इतने टेबल्स चाहिए। कितने टेबल्स चाहिए? एक तो डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, उसको सेव करके रखने के लिए, एक आइटम को, आइटम मास्टर को संभाल के सेव करने के लिए, और तीसरा हमें चाहिए स्टॉक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। हम एक सबसे पहले इन्हीं को बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट टेबल्स को बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपको याद होगा कि जब हमने ट्रेनिंग किया था तो उसमें हमने MS SQL सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल किया था, जिसे हमने बोला था SSMS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। उसमें हमने कहा था कि ये हमें डेटाबेस को मैनेज करने में मदद करेगा। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमारे पास कोई डेटाबेस तो है नहीं, तो हम एक डेटाबेस बनाएंगे। उसका नाम हम क्या रखेंगे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जब नया डेटाबेस बनाते हैं तो इस पर राइट क्लिक करें और एक शॉर्टकट मेनू आएगा, उसमें आप नया डेटाबेस के लिए न्यू डेटाबेस लिख सकते हैं। अब वो आपके लिए एक नया डेटाबेस बनाने का एक विजार्ड स्टार्ट करेगा। अब ये विजार्ड है, इसमें वो कहता है कि आप डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैंने कहा था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखेंगे, हमने इसका नाम इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखा। और अब मैं इसे अगर सिर्फ ओके करूं और यहाँ कुछ भी ना करूं, ये जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं फिलहाल, तो देखते हैं क्या होता है। हमने कहा ओके।
अब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से एक डेटाबेस बनाएगा। देखते हैं। ये देखिएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से एक उसने डेटाबेस बनाया है। मैं इसे बड़ा करता हूं। अब अगर हम सिर्फ इतने चीजों को ध्यान दें, तो जब हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटाबेस बनाया है, तो उसमें एक तो कहता है कि डायग्राम क्या होगा, इसको हम अभी नहीं, बाद में देखेंगे। टेबल्स के बारे में देखते हैं। टेबल्स के हमने एक्सपेंड किया, तो देखिए इसमें कई तरह के टेबल्स की बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ आज की डेट में इनकी बात न करके हम अपने टेबल्स को बनाएंगे। इनको हम फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके एक नया टेबल बनाते हैं। टेबल क्रिएट करते ही ये आपसे एक टेबल का डिजाइनर लेके आएगा। ये है टेबल क्रिएशन का डिजाइनर। अब जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले डिपार्टमेंट टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर कॉलम का नाम रखेंगे आईडी और एक रखेंगे डिपार्टमेंट का नाम। तो अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमने कहा था कि आईडी रखेंगे, ये कॉलम का नाम होगा। अब अगर देखें तो हमने कहा था कॉलम का नाम होगा और इसका जो डेटा टाइप होगा वो बिग इंट होगा। अब डेटा टाइप क्या होता है, आपको सी शार्प में समझ में आ गया कि डेटा टाइप दरअसल में किस तरह का, किस नेचर का मेरा डेटा का वैल्यू होगा, तो वो बताता है। जैसे कि आपने किया था इंट, char, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन, ये कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेड टाइप हैं। हालांकि इनको भी हम काफी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे इसके ऊपर बिग इंट, बिग इंट लिखने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 लिखता चला जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह नल हटाना पड़ेगा। उसके बाद हम नीचे इस कॉलम के प्रॉपर्टी में चलते हैं। इसमें लिखा है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। ये इस आईडी के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन देता है। इसमें इज आइडेंटिटी, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूं और कहता हूं यस। अब इसको आइडेंटिटी बोलने का मतलब है ये मेरे टेबल के अंदर यूनिक आइडेंटिटी होगी। यूनिक आइडेंटिटी मतलब कि इस नंबर को कभी रिपीट नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिकली बनाएगा और इस नंबर को कभी रिपीट करने ही नहीं देगा। अब कहता है कि मैं हर बार कितने नंबर जंप करूं। मैंने कहा कि अगर पहली बार तुमने 1 लिखा है, दैट इज आइडेंटिटी सीड 1 से शुरू करोगे, तो 1 के बाद तुम लेके आओगे 2, क्योंकि इसमें एक ऐड करना। अब ये कैसे होगा अभी समझ में आएगा। दूसरी बात, मैं इसको चाहता हूं कि ये मेरा प्राइमरी की भी हो। देखिए प्राइमरी की के लिए यहां पर एक दिया हुआ ऑप्शन, इसको क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये यूनिक है, और अभी जब हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में समझेंगे तो इसे हमें अच्छी तरह समझ में आएगा इस प्राइमरी की का मेन इस्तेमाल। और फिर हमने कहा है कि दूसरा फील्ड का नाम होगा डिपार्टमेंट नेम। तो हम इसको भी डिपार्टमेंट नेम लिख देते हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं डिपार्टमेंट नेम। और हमने कहा कि ये एनवेयर केयर होगा। देखिए एनवेयर केयर 50 लिखा हमने। ये क्या चीज होता है अभी समझते हैं। इसमें कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, अगर आप देखेंगे इसमें एक होता है एनवेयर केयर 50। इसका मतलब होता है इस एनवेयर केयर का 50 का मतलब होता है कि ये 50 साइज का मैक्सिमम तो साइज होगा 50 इस फील्ड का। जैसे कि इस फील्ड के अंदर मैं अगर कहता हूं ये मेरा अगर फील्ड है, तो मैं इसका मैक्सिमम साइज अगर 50 रखता हूं तो छोटा पड़ेगा। ये करेक्टर मैं कम से कम बढ़ा दूं, तो 100 से ऊपर के लग रहे होंगे। देख लेते हैं कितने साइज का है। लिखते हैं LEN लेंथ ऑफ दिस फील्ड
इज इक्वल टू व्हाट। देखिए 106 का कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी साइज 106 है, तो इसके लिए तो हम 500 का इनवेरकेर रखेंगे। अब इनवेरकेर का मतलब होता है कि जैसा साइज हो लिखे हुए आइटम का उतना ही साइज मेमोरी में स्टोर करें। तो इसके अंदर हमने कहा कि मैक्सिमम साइज 50 हो, और अगर छोटे कैरेक्टर का होता हो, अगर छोटे स्ट्रिंग का है तो छोटा कर लेना लेंथ। इसके अलावा एक और होता है, उसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। नॉर्मली हम लोग एक नल अलाउ करते हैं, लेकिन नल अलाउ करना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम ना एक यहाँ पर 2 सिंगल कोट्स लगा देंगे। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट खाली ले लेना, इसमें कुछ ना हो चलेगा। इसको मैं सेव करता हूँ। अगर ये चीज भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में समझ में आना शुरू हो जाएगा। और इस टेबल का नाम क्या रखेंगे हम लोग? इस टेबल का नाम रखेंगे हम लोग डिपार्टमेंट। तो इसको हम अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए इसको दबाएं। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक टेबल का नाम पूछ रहा है। मैंने इसका टेबल का नाम रखा है डिपार्टमेंट। अगर अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ मतलब नजर नहीं आता है, तो अब आने लगेगा। अब एक काम करते हैं, इस टेबल को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। इसको चाहे F5 से रिफ्रेश करें, चाहे इससे रिफ्रेश करें, तो देखिए यहाँ पर ये टेबल का नाम आ गया डिपार्टमेंट। इसके आगे .dbo लिखा है, दैट इज डेटाबेस ओनर। डेटाबेस ओनर एक बाय डिफॉल्ट इसके अंदर रोल होता है। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे अभी। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं और इसके अंदर मैं अगर एडिट टॉप 200 पे क्लिक करूं, देखते हैं क्या करता है। देखिए आपके सामने कुछ लेके आया है, एक टेबल एक्सेल जैसा ही। मान लीजिए इसमें मैं एक डिपार्टमेंट लिखता हूं, से फॉर एग्जांपल परचेज। मैंने लिखा और एरो की से नीचे आ गया हूं। देखिए उसने 1 अपने आप ले लिया है, यानी कि इसको पता है कि मेरी स्टार्टिंग इसकी 1 से होगी। और अब देखते हैं, इसके बाद हम ले लेते हैं अकाउंट्स, एक डिपार्टमेंट का नाम ले लेते हैं। देखिए उसने 2 ले लिया। अब आपको आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि इस आइडेंटिटी का मतलब है, जब हमने यहां पर किया था आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, यस, इसका मतलब था कि ये मेरा यूनिक आइडेंटिटी होगा। दूसरा, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से और हर बार 1 ऐड करते चले जाएंगे नंबर के लिए, रिकॉर्ड के लिए। तो ये अपने आप कर रहा है और यहाँ पर आप एडिट कर भी नहीं सकेंगे। अगर मैं कुछ करता भी हूं तो कुछ भी नहीं करने देगा। तो आपने देखा कि मैंने इसके अंदर मैंने 2 डिपार्टमेंट ऐड कर लिया है। अभी 2 ही चलते हैं और आगे नेक्स्ट चलते हैं एक बार और। तो आपको ये टेबल बनाना तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। उस टेबल का हम क्या नाम रखने वाले हैं? उसका नाम रखने वाले हैं आइटम मास्टर। एक और डिजाइनर हमने ओपन किया है और इनको बंद कर देते हैं। ये अब हमारे काम के नहीं है, बंद कर देते हैं अभी। और सबसे पहले तो इसके अंदर आईडी ही है हमारी, इसमें भी, और बिगिंट है। और इसमें भी हम वही करेंगे, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन पे जाके हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली आए, और इसको हम प्राइमरी की भी बनाएंगे, जो अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अभी समझ में आएगा। इसके बाद है आइटम का नाम। आइटम का नाम लिखते हैं और जैसे कि मैंने बताया था इसका एनवर्कर लिखेंगे, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फिर वही डबल कोट लिखते हैं और इसका साइज मैक्सिमम कर देते हैं 500, क्योंकि बड़ा नाम भी हो सकता है। और इस नल को हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा डिफॉल्ट और ये दोनों एक्सक्लूसिवली है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर आप इसको टिक करते हैं तो नल अलाउ करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नल अलाउ करते हैं तो नहीं करते हैं, अगर नल अलाउ, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, जो एक वैल्यू होगी। इसके बाद आते हैं, तीसरा फील्ड क्या है? वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम यहाँ लिख देते हैं UOM और इसका एनवर्कर 50 ही रहने देते हैं। और बाय डिफॉल्ट अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ EA। मैंने कहा कि नंबर भी लिख सकता हूँ, NO लिख सकता हूँ, पीस लिख सकता हूँ, PC लिख सकता हूँ,
केजी लिख सकता हूँ, लीटर लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि अगर कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं देगा तो बाय डिफॉल्ट ये ईच अपने आप ले लेगा। इसको हम करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब इसके अंदर प्राइमरी की दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब इसका नाम हमें देना है आइटम मास्टर का। इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसे सेव करते हैं। अब हमने इस पे इसका नाम दे दिया और इसको हमने सेव किया। अब इसने आपके लिए एक और टेबल बना दिया होगा, कैसे मालूम? रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसने एक और टेबल बना दिया। अब इस पे राइट क्लिक करके अगर हम करें एडिट टॉप 200, देखते हैं, देखिए आपके सामने एक डेटा एंट्री के लिए एक टेबल लेके आया है, जैसे एक्सेल में होता है। एक काम करते हैं, हम यहां से किसी एक आइटम को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब अगर मैं एरो की से नीचे चला जाऊं तो क्या होगा, देखते हैं। इसने कुछ मैसेज दिया है, देखिए यहां पर कह रहा है कि रो वाज सक्सेसफुली कमिटेड। रो तो सक्सेसफुली कमिटेड हो गया, आपने यहाँ कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसने रो कॉपी कर लिया है, एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। हाउएवर ए प्रॉब्लम अकर्ड when when attempting to retrieve the data back after commitment, बट इसके रिकॉर्ड को डालने के बाद डेटाबेस में इसको रिट्राइव करके आपको दिखा नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, इसे क्लिक करते हैं। देखिए इसने ई ए अपने आप ले लिया। ऐसा क्यों लिया था? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ई ए रखा है, यानी कि नल अलाउड नहीं है, तो नल तो लिया नहीं उसने, खाली जगह तो छोड़ा नहीं, लेकिन उसने भर दिया ई ए। अब इसको मैं कर सकता हूं, से फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा यूटीपी केबल जो मीटर में होता हो तो मैं इस पे एम लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मीटर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट एम होता है। और ऐसे ही एक और आइटम ले लेते हैं, माउस पैड। अब माउस पैड मेरा ईच में है, तो मैं सिर्फ अगर माउस पैड लिख के और कहीं और भी क्लिक कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली देखिए ई ए आ गया होगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए ई ए आ गया है। तो अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि अगली बार के लिए मैं मान लेता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा RJ45 और मैंने इसके यहाँ पेस्ट किया और यहाँ ई ए लिख दिया तो भी चलेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वो भी समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यू का फायदा क्या है और नल अलाउ ना करने का भी बेनिफिट क्या है। तो अब इसको ही बंद करते हैं। तो अभी तक हमने दो टेबलें बना चुके हैं हम लोग, एक मास्टर के लिए और एक दो मास्टर्स के लिए, जैसे कि एक डिपार्टमेंट और एक आइटम मास्टर के लिए। अब आते हैं ट्रांजैक्शन पे। अब तीसरा टेबल जो बनाएंगे उसको हम बनाएंगे स्टॉक ट्रांजैक्शन। तो उसे भी बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इस पे राइट क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे आईडी, वही बिगिंट। मैं हमने हर बार बिगिंट ही रखा है। अब ये बिगिंट क्यों रखा है? अब आप सोचेंगे इस बिगिंट का फायदा क्या है, इस बिगिंट का साइज कितना है। अब हम देखते हैं इस बिगिंट का साइज कितना है। अगर हम उसे गूगल करते हैं तो ये बताएगा कि बिगिंट का साइज दरअसल में ये है, यानी नेगेटिव में 2⁻63, यानी कि ये नंबर से लेकर के इस नंबर तक का हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़े रिकॉर्ड का साइज हो सकता है। तो बिग इंट जो है वो 8 बाइट का स्टोरेज होता है और उसमें इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जो काफी ज्यादा है। हम चाहे तो इंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास हो गए 47 लाख, यानी कि 214 करोड़ 47 लाख 83,647 रिकॉर्ड्स, अगर हम इंट का भी इस्तेमाल करते हैं बिग इंट की जगह, क्योंकि ये इस तरह से ये बनता है। कोई बात नहीं, हम अभी फिलहाल बिग इंट लेके ही चलते हैं। तो अब हमें ये फिर दोबारा से आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन करना है, यस। दूसरा, हम इसे बनाना चाहते हैं प्राइमरी की। अभी तक तो आपको प्राइमरी की समझ में नहीं आया था, अब थोड़ी देर में आने वाला है।
फिर हमें रखना है ट्रान डेट, तो ट्रान डेट को कॉपी करते हैं यहां से, और ट्रान डेट इसे हम रखना चाहते हैं डेट टाइप में। देखिएगा यहां पर लिखा है डेट, हम इसे रखना चाहते हैं डेट। तो डेट भी एक डेटा टाइप होता है, जैसे मैंने पीछे ही बताया था आपको, ये एक्सटेंडेड डेटा टाइप होते हैं। मैं इसमें नल नहीं रखना चाहता हूं। अब नल नहीं रखना चाहते हैं इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तो कोई डेट रखना चाहेंगे। जब एमएस एसक्यूएल की बात करेंगे तो एमएस एसक्यूएल में एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं गेट डेट। इसे आप छोटे अक्षर बड़े अक्षर कैसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बड़े अक्षर में भी लिख सकते हैं, गेट डेट। गेट डेट एक फंक्शन है, इसमें कई सारे फंक्शन होंगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि प्रोग्राम्स, मेथड्स या फंक्शन सी शार्प में होते हैं, ऐसे इसमें भी होता है फंक्शन। और इस फंक्शन का फायदा है कि जो भी करंट डेट होगा, कोई अगर डेट डालना भूल जाता है तो करंट डेट को अपने आप ले लेगा। इसको अब ये करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद आइटम आईडी, अब यहां देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। अब आपको याद होगा कि यहां पर मेरे को आइटम कोड चाहिए था। अब मैं जो मेरे मास्टर में आइटम कोड होंगे उसको मैं अपने टेबल में रखना चाहूंगा, तो इसीलिए इस टेबल के अंदर आइटम आईडी रखा है। अब देखते हैं क्या होगा। ये आइटम आईडी शुड बी बिग इंट। अब ये बिग इंट क्यों होगा अभी समझते हैं। और दूसरा, इसका नल अगर नहीं रखता हूं तो बाय डिफॉल्ट इसको हम फिलहाल 1 रख लेते हैं। ये अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी हम इसको रिपीट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास है क्वांटिटी। क्वांटिटी फील्ड का नाम लिखते हैं और इसको हमने रखा होगा डेसिमल में। डेसिमल 18,3। इसका क्या मतलब है? डेसिमल भी एक डेटा टाइप है जिसका बाय डिफॉल्ट 18 साइज रहता है। अब इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक होता है प्रिसीजन, देखिए यहां पर लिखा है एक प्रिसीजन और एक होता है स्केल। इन दोनों के बारे में समझते हैं। अगर मैं लिखूं 4 किलो 128 ग्राम, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? तो मुझे लिखना पड़ेगा 4.128। ये जो पीछे के 3 आपको डिजिट दिख रहे हैं, ये इसका है जो मैंने कॉमा 3 के पीछे लिखा है, यानी स्केल। और इसका टोटल साइज कितना होगा? इसका टोटल साइज 18 साइज का होगा, यानी कि कितना बड़ा नंबर हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी टोटल 18 होगा और इसका प्रेसिजन होगा 128 यानी कि 0.3। तो 3 डेसिमल तक ये प्रिसीजन होगी इसकी। अगर इससे ऊपर का कोई नंबर होगा, जैसे 5 लिखा हो, तो इसको ये 9 कर देगा, यानी कि राउंड ऑफ करेगा। अगर इसके पीछे 2 हैं तो कुछ नहीं करेगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसको जब करेंगे तो अभी धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू होगा। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैं 0 रखना चाहूंगा, तो बाय डिफॉल्ट 0। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है डिपार्टमेंट आईडी। इसको भी लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी शुड बी बिग इंट। अभी समझ में आएगा क्यों। और बाय डिफॉल्ट इसको हम नल अलाउ करते हैं फिलहाल, इसको भी समझेंगे क्यों अलाउ किया है। और तीसरा है इशू टू। इशू टू इसको लेते हैं, इशू टू आईडी। इसको भी हमने लिया इशू टू आईडी। और यहां पर देखिए एनवेरकर 50 यूज किया गया है, तो यहां पर भी मैं एनवेरकर 50 यूज करता हूं और इसमें नल अलाउ रखता हूं। यह भी समझेंगे ऐसा क्यों। और बाय डिफॉल्ट अगर नल अलाउ नहीं रखना है तो आपको पता है कि क्या करना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल 2 कोट लगा देंगे, तो जिससे कि नल अलाउ अगर हटाते हैं तो बाय डिफॉल्ट खाली आ जाएगा, सेव हो जाएगा। अब इसका नाम रख लेते हैं, तो सेव करते हैं। इसका नाम हमने क्या सोचा था, स्टॉक ट्रांजैक्शन। इसका नाम रखते हैं स्टॉक ट्रांजैक्शन और ये हमने अब सेव कर लिया। अब हम कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे रिफ्रेश
और इसके अंदर कुछ डेटा डालेंगे पहले, जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं। अब डेटा क्या डालेंगे? अब डेटा हम कहना चाह रहे हैं कि आइटम आईडी 1। अब वाइट आइटम आईडी 1 क्यों बोल रहा हूं मैं, देखते हैं। ये मेरा आइटम का टेबल है, इसमें आईडी 1 अगर है तो ये केबल है इसके अंदर। तो अगर मैं यहां पर लिखूं 1 और यहां पर क्वांटिटी लिखूं से 1, 10 लिख देता हूं और कुछ नहीं करता हूं और एरो की से नीचे चला जाता हूं, तो क्या होगा? एक बार इसे दोबारा से क्वेरी करते हैं। देखिए डेट बाय डिफॉल्ट लिया उसने। अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये जो हमने रखा था यहाँ पर डेट, गेट डेट, इसका मतलब आज का डेट। ये बाय डिफॉल्ट अगर कोई नहीं डालता है डेट तो उसको ले लेगा, जैसे कि इसने लिया है। आइटम आईडी 1 मैंने डाला था हाथ से तो 1 लिया था। अगर मैं इसको अपने हाथ से नहीं डालता हूं तो भी 1 लेगा। देखते हैं एक बार करके। मैं यहां पर ये भी नहीं फिल करूंगा, ये भी नहीं फिल करूंगा, सिर्फ ये फिल करूंगा -3 और कुछ नहीं करूंगा। देखें क्या होता है, देखते हैं एक बार। देखिए उसने कुछ ऐसा किया है। अब इसने ये भी फिल कर लिया, ये भी फिल कर लिया और उसने ये फिल नहीं किया और यहां पर देखिए खाली ऑलरेडी कर रहा है, यहाँ नल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो हमने 2 कोट लगाया था तो वो चीज इसने ले लिया है। तो इसका मतलब आपको समझ में आता है 2 कोट और नल का मतलब क्या है। नल मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और 2 कोट का मतलब कुछ है लेकिन हमारे पास उसकी साइज इतनी छोटी है कि हमें दिखती नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब हम समझते हैं कि कोई गलती से यहां पर कोई ऐसा नंबर लिख दे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10। अब 10 जो है मेरा आइटम आईडी तो नहीं है कहीं पर भी और मैंने गलत लिख दिया। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये 1 से लेके 3 तक तो नंबर ले सके, उससे ऊपर ना ले सके। अगर मेरा कोई चौथा आइटम आता है तो चौथा भी ले सके। इसको करके देखते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं इसे रिलेशनल डेटाबेस। अगर हम गूगल करते हैं और रिलेशनल डेटाबेस के बारे में समझते हैं, ये कहता है रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा पॉइंट दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर। यानी कि कोई एक से दूसरे से जुड़ा हुआ हो। अब इसके पिक्चर्स को बड़ा करके देखते हैं तो कुछ उम्मीद है कुछ समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखता है कि कॉलम का नाम है नेम, उसमें लिखा है फिडो, रेक्स, बबल, कुजो और इसमें कुछ डेटा है। कहता है कि ये वाला फील्ड जो है मेरे इस टेबल के अंदर एक है ऑलरेडी इस तरह से, और इसका रिलेशन इसके साथ है। यानी कि इसमें अगर रिकॉर्ड होगा तो इसमें भी होना चाहिए या हो सकता है हो। ऐसे ही एक टैग है जो कि यहाँ पर टैग लिखा है और इन दोनों को जोड़ करके एक नया टेबल बन चुका है। इसमें कुछ चीजें और भी आ रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी टेबल के अंदर दोनों टेबलों का डेटा लेकर के एज ए मास्टर जोड़ा जाए तो उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ये हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं। अब इसको हम देखते हैं अपने सिस्टम में ये क्या मतलब है इसका। मान लीजिए ये आइटम आईडी मेरे इन आईडीज में से होने चाहिए, तो यानी कि ये मेरा रिलेट होना चाहिए इस टेबल के साथ, यानी आइटम मास्टर टेबल के साथ मेरा आइटम आईडी रिलेट होना चाहिए। इसको करने के लिए हम बोलते हैं फॉरेन की रिलेशन। उसके लिए यहां पर देखिए एक आइकन है रिलेशनशिप, इस पे क्लिक करते हैं। ये कहता है कुछ रिलेशनशिप बताओ, हम इसमें ऐड करते हैं और ये कहता है कि मैं कुछ रिलेशन बना सकता हूं आपके लिए। कहता है कि टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब कहता है प्राइमरी की टेबल। अब मेरे पास आइटम मास्टर, आपको याद होगा प्राइमरी की था मेरा, और प्राइमरी की क्या था? आईडी, आपको याद होगा ये आइटम मास्टर के अंदर हमने प्राइमरी की आईडी रखा था।
हर टेबल में हमने प्राइमरी की आईडी ही रखा है और इसके अंदर किस फील्ड से जोड़ना चाहते हैं हम? आइटम आईडी के साथ। यानी कि आइटम मास्टर के अंदर जो प्राइमरी की है आईडी, वो मेरे स्टॉक ट्रांजेक्शन के आइटम आईडी जो फील्ड है उससे जुड़ जाए। मैंने इसे कहा ओके, इसे मैंने क्लोज किया, अब मैंने इसे सेव किया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 ही आइटम है और यहाँ पर भी हमने लिखा था 1 और 2। अब इसको 10 करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने पीछे किया था। उसने कहा नहीं कर सकते हैं। द डेटा इन रो 2 वाज नॉट कमिटेड, इसकी सेविंग नहीं हुई है, एंट्री नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? बिकॉज अपडेट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की कांस्टेंट एफके दिस। ये हमने अभी बनाया था एफके स्टॉक ट्रांजिशन, इसे देख लेते हैं। कहता है कि फॉरेन की से कंस्ट्रेंट में फेल हो रहा है, यानी कि ये आपसे जुड़ा नहीं हुआ। अगर आप ठीक करना चाहें तो स्किप दबाएं और ठीक करें। मैं इसे 2 लिखूं तो देखते हैं 2 अलाउड है। क्यों? क्योंकि 2 मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और रिलेशन में जाके दोबारा देखते हैं। देखिए उसने इसका नाम क्या रखा है? एफ के फॉरेन की स्टॉक ट्रांजेक्शन आइटम मास्टर, यानी कि आइटम मास्टर और हमारे स्टॉक ट्रांजेक्शन के बीच का फॉरेन की। तो इसी वजह से इनमें जितने भी नंबर होंगे उनको यहाँ पर ये रख सकता है। यहाँ 3 भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ 4 नहीं कर सकते क्योंकि 4 अभी नहीं है। एक काम करते हैं, एक 4 और बनाते हैं। इसको हम 1 करके इसको एक 4 और बनाते हैं। चौथा नंबर हमारे पास ये है, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ एक बार रख देते हैं। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये 4 नंबर भी आ गया है। USB Ethernet एडेप्टर TP लिंक सो एंड सो। अब हम अगर यहाँ पर 4 लिखें तो ये 4 अलाउड होगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ये 4 नंबर आईडी आ चुका है। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट आईडी लिखते हैं। अब चूंकि मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट आईडी मेरा रिलेट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट से, लेकिन इस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू रखा ही नहीं है, नल अलाउ किया है और जब चाहूंगा तब इसके अंदर वैल्यू डाल सकता हूं। तो इसको भी करते हैं। इसको करने के लिए फिर दोबारा से हम क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और अब हम कहेंगे कि जो टेबल है उसका प्राइमरी की कहाँ से आएगा? डिपार्टमेंट से आएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की मेरी कौन सी थी? आईडी थी मेरी प्राइमरी की। और इसके अंदर स्टॉक ट्रांजेक्शन के अंदर कहाँ से आएगा? दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। और इसे हम ओके कर देते हैं। इसका मतलब मेरे डिपार्टमेंट आईडी का आईडी जुड़ा हुआ है स्टॉक ट्रांजेक्शन के अंदर डिपार्टमेंट आईडी से। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। देखें क्या करता है। कुछ नहीं कहा उसने। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने नल ऑलरेडी डाल रखा है। अगर मैं यहाँ पर अब इशू करते वक्त एक डिपार्टमेंट आईडी दे दूं 1 तो अलाउ करेगा। उसका कारण क्या है? अगर इसको हम देखें डिपार्टमेंट के टेबल को तो देखिए 1 है इसके अंदर, यानी कि इसमें 3 अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं इसमें 3 लिखूं तो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अब उसने बोला स्टॉक ट्रांजेक्शन एंड डिपार्टमेंट फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है और वो अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ये वापस करना पड़ेगा। और इसमें हम कोई नाम लिख देते हैं, जैसे सोमनाथ लिख दिया कि ये सोमनाथ को हमने इशू किया है, आईटी में है सोमनाथ, उसको हमने इशू किया है मान लीजिए। तो इसमें हमने कौन सा डिपार्टमेंट लिया था? परचेज। हमने इसमें आईटी डिपार्टमेंट नहीं लिया, कोई बात नहीं, हमने परचेज में किया है जी सोमनाथ को। तो आपने देखा कि हमने टेबलों को कैसे हमने बनाया और ऐड किया। अब आते हैं, इतनी सारी एंट्रियां हमें करनी पड़ेंगी और इनको हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे जब हम एंट्री करने का प्रोग्राम बनाएंगे इसके अगले एपिसोड में कभी। अब इस टेबल को दोबारा देखते हैं। इस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट और आईडी मैंने ब्लू कलर किया था क्योंकि प्राइमरी की था,
तो अब आपको समझ में आता होगा कि प्राइमरी की क्या है। ऐसे ही यहाँ प्राइमरी की था जो मैंने ब्लू कलर किया हुआ है, ये भी प्राइमरी की है जो ब्लू कलर में है। और आपको अब समझ में आता होगा कि फॉरेन की क्या है। ये जो मैंने फॉरेन की बनाया था यहाँ पर आपको याद होगा, एक तो स्टॉक ट्रांजैक्शन में आइटम आईडी और स्टॉक ट्रांजैक्शन में ही डिपार्टमेंट आईडी, दो फॉरेन की बनाए थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे के सारे टेबल की डिटेल्स आपको समझ में आया होगा और जितना कुछ मैंने बताया उसे आप बनाने की कोशिश कीजिए, आप जरूर बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार इनको हम अपने ASP.NET के वेब एप्लीकेशन में बनाने के लिए कोशिश करेंगे। हम सीखेंगे कि उसके अंदर हम कैसे ऐड करेंगे डिपार्टमेंट के मास्टर्स को मेंटेन करने के, टेबल्स को मेंटेन करने के। हम देखेंगे कि कैसे हम डिपार्टमेंट को मेंटेन करेंगे ASP.NET के अंदर वेब पेजेस में। तब तक के लिए, अगली बार तक के लिए, नमस्कार।